नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील पावर लिमिटेड के लिक्विडेशन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह फैसला जेएसडब्ल्यू की रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की अनुमति देने के लिए किया गया है। जेएसडब्ल्यू ने भूषण स्टील पावर लिमिटेड के लिक्विडेशन के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू की इस मांग को स्वीकार करते हुए लिक्विडेशन पर स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया है। अब जेएसडब्ल्यू अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकेगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। इस फैसले से जेएसडब्ल्यू को अपनी बात रखने का एक और मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जेएसडब्ल्यू के लिए एक बड़ी राहत है। इससे जेएसडब्ल्यू को अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का मौका मिलेगा और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति को गाजियाबाद जेल से रिहा नहीं करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। बताएं, शीर्ष अदालत ने जमानत का आदेश पारित किया था। आरोप है कि जमानत आदेश में एक उपधारा का उल्लेख नहीं होने के कारण व्यक्ति को रिहा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को आरोपी व्यक्ति को जमानत देने का आदेश पारित किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से संबंधित धाराओं का उल्लेख किया गया था। जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है और डीजी जेल यूपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद होने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने इसे न्याय की विडंबना बताया है और कहा कि अगर आरोपी के बयान सही पाए गए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इस मामले में गंभीर जांच की आवश्यकता बताई और कहा, अगर यह पता चलता है कि उपधारा का उल्लेख नहीं होने के कारण व्यक्ति को रिहा नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने आरोपी के वकील को भी चेतावनी दी, अगर आरोप झूठे पाए गए तो आरोपी के लिए भी परिणाम होंगे, जिसमें जमानत आदेश वापस लेना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेवा करने से किसी अपराधी को आत्मसमर्पण से छूट नहीं मिलेगी। यह फैसला एक दहेज मृत्यु मामले में आया, जहां आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण से छूट की मांग की थी। आरोपी व्यक्ति को दहेज मृत्यु के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भागीदारी का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण से छूट की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेवा करने से किसी अपराधी को आत्मसमर्पण से छूट नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा कि आरोपी को अपने अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और आत्मसमर्पण करना होगा। दहेज मृत्यु के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी को अपने अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और आत्मसमर्पण करना ही होगा, चाहे वे ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दहेज उत्पीड़न और संबंधित अपराधों पर उनकी सख्ती को दर्शाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर में सेवा करने से किसी अपराधी को आत्मसमर्पण से छूट नहीं मिलेगी और उसे अपने अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कठोर दंडात्मक कानून जैसे यूपी गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और आरोपियों को परेशान करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में राहत की मांग करते हुए
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोपी ने दावा किया था कि उसे परेशान करने के लिए इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कठोर दंडात्मक कानूनों का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसे कानूनों का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना है, न कि निर्दोष लोगों को परेशान करना। अदालत ने कहा कि कठोर दंडात्मक कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और आरोपियों को परेशान करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग न हो और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कठोर दंडात्मक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कानूनों का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है और आरोपियों को परेशान करने के लिए उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को समन जारी करने के लिए मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है और न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसियों को वकील को सीधे समन जारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे न्याय प्रशासन पर सीधा खतरा होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वकीलों को सीधे समन जारी करने से कानूनी पेशे की स्वायत्तता कमजोर होगी और न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न होगा। जब कोई व्यक्ति केवल एक वकील के रूप में किसी मामले में सलाह दे रहा हो, तो क्या जांच एजेंसी को उसे सीधे समन जारी करना चाहिए? अगर वकील की भूमिका केवल सलाह देने से अधिक है, तो क्या जांच एजेंसी को सीधे समन जारी करना चाहिए या न्याय की निगरानी आवश्यक होनी चाहिए? न्यायालय ने गुजरात पुलिस द्वारा समन किए गए एक वकील को अंतरिम राहत प्रदान की है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्षों से सहायता मांगी है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। बार संगठनों ने ईडी के समन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। क्या क्रशर यूनिट्स इको सेंसिटिव जोन यानी ईएसजेड में काम कर सकती है? इस सवाल पर विचार करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। यह मामला केरल की एक क्रशर यूनिट से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने खिलाफ जारी स्टाम्प मेमो को चुनौती दी है। एक क्रशर यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ईएसजेड में क्रशर यूनिट्स को काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि क्रशर यूनिट ईएसजेड क्षेत्र में नहीं आती है और यह केवल बाहर से लाई गई धातुओं को क्रश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी से राय मांगी है। न्यायालय ने पूछा कि क्या ईएसजेड में क्रशर यूनिट को काम करने की अनुमति दी जा सकती है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई होगी, जिसमें न्यायालय एमिकस क्यूरी की राय पर विचार करेगा। इसके बाद न्यायालय इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। यह फैसला न केवल क्रशर यूनिट्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ईएसजेड में आने वाले अन्य उद्योगों के लिए भी इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित सभी 35 यौन उत्पीड़न मामलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पीड़ितों ने बयान देने से इनकार कर दिया है। विशेष जांच दल ने इन मामलों को बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है और पीड़ित आगे नहीं आना चाहते हैं। हेमा समिति की रिपोर्ट अगस्त 2024 में सार्वजनिक की गई थी, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में व्यापक यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था ताकि इन आरोपों की जांच की जा सके। एसआईटी ने 35 मामले दर्ज किए थे, लेकिन अब इन सभी मामलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पीड़ितों ने बयान देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह अगस्त 2025 में होने वाले फिल्म सम्मेलन के बाद प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करेगी।
न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि प्रस्तावित कानून केवल मौजूदा कानूनों की नकल नहीं होगा, बल्कि इसमें नए प्रावधान भी शामिल होंगे जो मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न को रोकने में प्रभावी होंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई फिल्म सम्मेलन के बाद होगी, जहां न्यायालय प्रस्तावित कानून के मसौदे पर विचार करेगा। देखना यह होगा कि मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। बता दें, इसमें उत्तर प्रदेश में पुलिस और सिविल प्रशासन न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने में गर्व महसूस करते हैं। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें प्रशासन द्वारा न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह चिंताजनक है और प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक आदेशों का पालन करें और उनकी अवहेलना न करें। न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की अवहेलना की घटनाओं को गंभीरता से ही लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक आदेशों का पालन करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि न्यायिक व्यवस्था का सम्मान और पालन किया जाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। बता दें, कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहले पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने अपनी रोक को हटाते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। न्यायालय के इस निर्णय से अब राज्य में पंचायत चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब राज्य में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यह निर्णय राज्य के पंचायत चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिलहाल कोर्ट दिस वीक के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।